आज का यह अंतिम वक्तव्य है विमल चंद पांडे का। विमल चंद पांडे बनारस और दिल्ली से होते हुए वे पत्रकारिता की पढ़ाई की और 5 साल उन्होंने पत्रकारिता की भी। उसके बाद छोड़ी और फिर फिल्म निर्देशन में और फ्रीलांसिंग लेखन इन सब क्षेत्रों में वे सक्रिय हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं डर, मस्तूलों के इर्द गिर्द, उत्तर प्रदेश की खिड़की और मारण प्रांत, ये उनके कहानी संग्रह है। इसके अलावा भले दिनों की बात थी, लहर तारा, दशा समेत, ये उनके उपन्यास हैं और संस्मरण और उनकी भी कुछ किताबें हैं। इसके अलावा वे फिल्म निर्माण की दिशा में लगातार सक्रिय हैं। तो मैं बहुत आत्मीयता के साथ विमल भाई को अपने वक्तव्य के साथ आमंत्रित करता हूँ। 10 साल बाद आया हूँ। 2010 से 15 साल बाद में 2010 वाले संगमन में कुशीनगर गया था। आखिरी वक्ता होने की यही दिक्कत होती है कि सब कुछ बोला जा चुका होता है। और तो मैं कुछ कुछ नुक्तों में अपनी बात कहूँगा, जिसमें ज़्यादातर मैं उन बातों को ही कोट करूँगा जो अभी कही गई हैं। जितनी बातें मैं सोच के आया था, अलका जी ने सबसे पहले ही कह दी हुई बातें। तो मैं कुछ सेपरेट 3-4 नुक्तों में इस चीज़ की ओर उंगली रखना चाहता हूँ कि मेरी रचनात्मकता और मेरे द्वंद्व, हर लेखक इससे गुजर रहा है, हर लेखक उस द्वंद्व से गुजर रहा है। और ये द्वंद्व जितना बाहरी है उतना भीतरी भी है। भीतरी द्वंद्व के बारे में अलका जी ने बहुत अच्छा इशारा किया, बाकी बातें अविनाश ने कही, हमारे 2 युवा विनय भाई ने बहुत अच्छी उंगली रखी, नब्ज पकड़ी। युवा साथी जो हमारे परफेक्शन को लेकर परेशान है वो समझ जाएंगे 10-12 और लिखेंगे 10-12 साल तो कि कुछ परफेक्शन मिलता नहीं है। भूख बढ़ती जाती है, द्वंद्व बढ़ता जाता है, लिखना कठिन होता जाता है और कठिन होता जाएगा। बाहरी द्वंद्व थोड़ा पर्सनल जैसा एक होता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो पिताजी अपनी लाइब्रेरी से, अपने दूरसंचार विभाग में काम करते थे, तो उस लाइब्रेरी से प्रेमचंद की किताब लाए एक बार। तो जीवन में जो पहली कहानियां शुरुआती पढ़ी, प्रेमचंद की पढ़ी। वहां से हो सकता है हम कैसे बड़े होते हैं, क्या पढ़ते क्या देखते हुए, हमारा द्वंद्व उससे भी बहुत डिजाइन होता है। उसके बाद अगर ये सिलसिला जारी रहता, वो प्रेमचंद की और किताबें लाते, फिर मैं और किताबें पढ़ता, फिर मैं गोदान पढ़ लेता, तो हो सकता है वो द्वंद्व इतना जटिल ना होता। लेकिन उस एक किताब के बाद फिर नरेंद्र कोहली की किताबें लाए, मैंने पढ़ा, फिर गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, मनोरमा, इन किताबों की आमद ज्यादा हो गई। तो बड़े होने पे जो साहित्य पढ़ते पढ़ते दिशा बदल गई। मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे जो भी मिलता था मैं पढ़ लेता था, जो भी मिलता था मुझे अच्छा लगता था। मैं किसी घर में माँ के साथ अगर किसी से मिलने भी जाता था, वहाँ स्वेटर का डिजाइन भी होता था अगर किसी पत्रिका में, तो उठा के पढ़ लेता था, बिना ये सोचे कि मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। फिल्में, अब क्योंकि मैं सिनेमा से भी जुड़ा हूं, तो मुझे लगता है कि उस द्वंद्व को भी इस द्वंद्व के साथ में कंबाइन करूं कि बचपन से, मतलब जो टीवी पे सिनेमा देख के बड़े हुए, उसमें हमारा फेवरेट हीरो अमिताभ, मिथुन, गोविंदा, ये लोग रहे। और जीवन सही जा रहा था, जीवन सही गया होता उस हिसाब से जैसे जा रहा था कि बीच में दुर्घटनावश कैसे भी करके साहित्य मिला। साहित्य जब जीवन में आया तो जो प्रेमचंद का छूटा सिलसिला था वो फिर से आ गया। और मुझे लगता था कहानियां इतनी ही आसान होती हैं, ऐसी ही लिखी जाती हैं। फिर जीवन में उदय प्रकाश, मिलान कुंडेरा, प्रियंबद और मुराकामी, ये कहानियां आई। टोरेंट के दया से, टोरेंट की कृपा से वर्ल्ड सिनेमा आया। तो अब बाहरी द्वंद्व जो है वो दूसरी तरह का हो गया है कि मुझे साजन चले ससुराल भी बहुत पसंद है और मैं बैंक्शीज ऑफ इनिशिरीन को भी उतना ही एंजॉय करता हूँ। तो यही लेखन में द्वंद्व, बाहरी द्वंद्व तो यही है कि मैं कौन सी राह पकड़ूं। ये मतलब 20-22 साल लिखने और 10 किताबें आने के बाद ये द्वंद्व और बढ़ता ही जा रहा है कि मुझे क्या कुछ ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए जो थोड़ा आसान हो, थोड़ा बहुत आसानी से सबको समझ में आए, कहानियों की भाषा ऐसी हो, शैली ऐसी हो जो मैं ज़्यादा पाठक वर्ग को कवर कर सकूं, ज़्यादा लोगों को समझ में आए, या फिर मैं
अपने अंदर उन्हीं अंधेरों में झांकूं और वहीं से चीजें निकालूं जो मुझे लगता है कि थोड़ी जटिल हो जाएंगी, थोड़े कम लोगों को समझ में आएंगी, लेकिन मुझे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो जाहिर है जाता आखिर मैं संतुष्टि वाले रास्ते पे ही हूँ। सिनेमा में भी यही द्वंद बना हुआ है कि मैं फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट होने वाली या बहुत अच्छे से कलात्मक बनाई हुई फिल्म बनाऊं, या उसी कलात्मक विषय को मैं थोड़ा ऐसे लोकप्रिय तरीके से कहूं कि ज्यादा लोगों को समझे, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये लालच इस द्वंद का मूल भाव है, चाहे वो लिखने में हो या सिनेमा में हो। और ये बाहरी द्वंद की बात जो है, ये मुझे लगता है कि चलती रहेगी। जो रास्ता पकड़ना होता है आखिर में हम जाते उसी पे, सारे खतरे उठा के, और उन खतरों का खामियाजा भी भुगतते हैं। और ये द्वंद बना इसीलिए रहता है कि हम वो खामियाजा भुगतने के बाद सोचते हैं कि नहीं, हमें रास्ता आसान करना चाहिए, हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए जिस पे दिमाग ज्यादा ले जाना चाहता है, दिल मना कर रहा है। खैर, बाहरी द्वंद बहुत बड़ा नहीं है। बाहरी द्वंद से जूझते जूझते इसको जीता जाता है, हर रचना में जीतते हैं हम। लेकिन जो भीतरी द्वंद है, जिसके बारे में अलका जी ने कहा, जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है, चीजें इतनी बुरी तरीके से बदल रही हैं, इतनी ड्रास्टिक तरीके से बदल रही हैं कि आज हम जिस चीज को मजाक में कहते हैं, कल वो सच हो जाता है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि आईफोन लॉन्च हुआ है और ऑरेंज कलर में भी आया है। वहां एक दूसरा दोस्त बैठा हुआ था, उसने मजाक में कह दिया कि हाँ, अभी कल क्रेडिट न ले ले लोग, कि देखे घबरा गए लोग, भगवा आईफोन भी बनाने लगे। और ये किसी बड़े नेता मंत्री ने अगले दिन दे दिया बयान, एक दो दिन के अंदर। तो हम समझ नहीं पा रहे कि हंसने वाली चीजें सच कैसे होती जा रही है। तो इस अभी फिलहाल का द्वंद यही है कि हम जितनी तेजी से रचना की बारीकी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बारीकी इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं कि हम उसको कैसे दर्ज करें। 10 साल 15 साल पे कुछ बदलाव समाज में हमेशा देखने में आते रहते हैं। 2 साल में ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं, 1 साल में ऐसा बदलाव हो जा रहा है कि एक यूपीएससी की तैयारी में 10 साल देने वाला लड़का ठगा सा महसूस कर रहा है जब उसका एक दोस्त, लड़का हो या लड़की हो, कोई रील बनाना शुरू कर रहा है, कुछ कंटेंट क्रिएशन के साथ, पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, कि वो अचानक रातों रात स्टार बन रहा है और ये ठगा सा महसूस खड़ा होकर सोच रहा है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। हम इस द्वंद को अपनी कहानियों में अभी एक हमारे युवा साथी कह रहे थे कि मैं एकदम चाहता हूं कि कंटेम्प्रेरी लिखूं। हर कोई वही चाहता है, हमारी लड़ाई भी वही है कि हम अपने समय को कितना दर्ज कर पाते हैं। लेकिन मैं बिना निराशावादी हुए ये कहना चाहता हूं कि हम में से बहुत कम लोग इस बारीकी को दर्ज कर पा रहे हैं। शायद हो सकता है मैं बहुत चीजें छूट रही हूं मेरे से, कुछ ऐसी कहानियां लिखी जा रही हूं, लेकिन वो कम है, वो संख्या में कम है, उन्हें और ज्यादा होना चाहिए। इस समय की जो जटिलता है वो कहानियों में अभी उस तरह से नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। जितना ये समय ऊपर से दिख रहा है खराब होता हुआ, उससे बहुत ज्यादा ये परतों में, अपनी लेयर्स में खराब हो चुका है। हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। जितनी विसंगतियां हैं इस देश के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ, वो इतना खेल कर रही हैं कि हम कितनी बुरी तरह से मानसिक रूप से बीमार किए जा रहे हैं और बीमार हो चुके हैं। वैसा जिस तरीके से वो रचनाओं में आना चाहिए, जिस पैमाने पे आना चाहिए, वो मुझे अभी कमी महसूस होती है। और ये कमी मेरी भी है बतौर रचनाकार, मैं इससे जूझ रहा हूं। सारे द्वंद्वों का निचोड़ यही है कि ये समय हमारी लिखने की गति से, हमारे देखने की गति से ज्यादा तेज तरीके से बदल रहा है। हम इसको कैसे दर्ज करें। बाकी लास्ट में जितनी बातें मैं सोच के आया था, मुक्तिबोध को भी आपने कोट कर ही दिया। तो मुझे, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कुछ नोट करके भी लाया था, इसीलिए मैंने मोबाइल भी नहीं निकाला। हाँ, नहीं नहीं, मैं यही मतलब 100 बात की एक बात जो निकल के आई है मेरे सामने, मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता से लेके जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो हमारा मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ पे रचनाएं होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ को लेके हमें जागरूक करना चाहिए, होना चाहिए, और इस चीज़ को समझना चाहिए और एक ऐसा
एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जिसमें हम इस चीज़ को सहजता से स्वीकार कर पाएं, हम किसी से कह पाएं। हमारे सामने हम इतने मजबूत होते गए हैं, हमने अपने आप को बना लिया है इतना मजबूत बाहर से दिखाने की कोशिश में कि हम किसी से ये नहीं कह पाते हैं कि मेरा मन बहुत खराब है, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे किसी के हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है, मैं किसी के साथ बिना काम के बिना वजह के भी मिलना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। यही वो चीज़ें हैं जो हम छोड़ते जा रहे हैं, यही वो चीज़ें हैं जो हमको बचा के रखी हुई थी, हम लोग बचे हुए थे थोड़े। अब इस चीज़ में जो बदलाव है, इस समय में जो बदलाव है, इस बदलाव को जितना हम पकड़ रहे हैं उतना हम समझ रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं उतना हम लिख रहे हैं। वो कितने प्रतिशत है, कितना आ रहा है, वो हमें देखने की ज़रूरत है, वो बहुत कम है। बाकी मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी है, बहुत सारे युवा साथी आए हैं, उनसे उनके जोश को, उनके उत्साह को देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि जो काम हम करना चाहते हैं उसमें वो हमारे हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के उन चीज़ों को रेखांकित करें, उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें जो बहुत ऊपर से नहीं दिखाई दे रही, बहुत बारीक है। लिखने की शुरुआत से ही मैं एक सवाल से बहुत डरता रहा हूँ कि कोई ये पूछ दे कि मैं क्यों लिखता हूँ, और पूछा भी गया है और बहुत सजावटी और बहुत बड़े बड़े जवाब मैंने दिए भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर जवाब दिए हैं। लेकिन बाद में उनको पढ़ के या सुन के यही लगा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सटीक नहीं है। और जो लेखक जान गए हैं कि किसके लिए लिखते हैं वो बहुत लकी हैं। मैं पाठक के लिए लिखता हूँ, ये एक लाइन में बहुत कुछ आसान जवाब है और इससे मन बहलाया जा सकता है। शुरू में मैं भी बहला लिया करता था कभी कभी, लेकिन अंततः हम जान जाते हैं कि हम किसी के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम पहले अपने लिए लिख रहे हैं। लिखना हमारे लिए एक राहत सामग्री की तरह है। हमें चोट लगी है, हम अपने को मलहम लगा रहे हैं, उससे हम ठीक हो पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे। और हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कि हम इस चीज को अपने दिमाग में बेहतर नहीं बना पाते। अब बदलाव की बात हुई तो मैं तो देखता हूं कि मेरे घर में भी मैं कोई बदलाव नहीं कर पाया अपने लिखने से। मैं अपने पिताजी से पॉलिटिकल बहस करते करते पिछले 10 साल में, पिछले 3 साल से मैंने गिव अप कर दिया है। मैंने और मेरे छोटे भाई दोनों ने। न्यूज़ चैनल वो देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल जो उनको फीड कर रहा है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स में वो मेंबर हैं। तो ये बात मुझे इतनी निराशा से भर देती है कि मैं क्या बदल पाया, मैं अपने घर में भी नहीं बदल पा रहा हूँ। वो मेरी सारी कहानियां पढ़ते हैं, मेरे लिखने के शुरू से खिलाफ रहे, लेकिन पढ़ते सारी कहानियां हैं और कहीं भी कुछ छपता है तो उसको रेखांकित करके रखते हैं। कहानियों के बारे में तारीफ छपती है तो उसको अंडरलाइन करके रखते हैं, उसके बारे में मेरे से बात नहीं करते। लेकिन उसमें जो वो बातें मैं लिख रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ें और समझें, उनको बड़े सफाई से नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बात फिर वही घूम फिर के मैं हर बार अपने आप को यही समझा के ले आता हूँ कि ठीक है। मेरा एक उपन्यास आया है अवसाद पर, दशा समेत करके, और जब मैं लिख रहा था मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं जितने अवसाद से गुजर रहा हूँ या मैं काउंसलर से बात कर रहा हूँ, थेरेपी ले रहा हूँ, और जितना मैं खुल के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के बीच में, आज से 4 साल पहले तो उनको ये ऑकवर्ड कर रहा है। अच्छा, तो थेरेपी लेते हो, जाते भी हो? मैं बोला नहीं, कॉल पे ही। लॉकडाउन में शुरू हुआ था, बढ़ा था डिप्रेशन, तो मुझे लगा कि दोस्तों ने सजेस्ट किया थेरेपी लेनी चाहिए, मैंने कॉल पे लिया। अच्छा अच्छा, क्या होता है, कैसी कैसी बातें होती हैं, ये सब बताया मैंने। उपन्यास पूरा हो गया, उपन्यास पूरा हो गया और एक दिन मेरी थेरेपिस्ट का सेशन था और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मेरा एक बहुत करीबी दोस्त वो देख रहा था। मैंने बोला मैं ईयरफोन लगा के मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ, छत पे चला जाता हूँ, और वो लगातार कुछ ना कुछ बोल रहा था, बात कर रहा था। मैं बोला कि मैं थेरेपिस्ट से बात कर रहा हूँ। तो उसने ईयरफोन खींच दिया, बोला साले नॉवेल पूरा हो गया, आप क्या बात कर रहे हो? नॉवेल लिखने के लिए ही ना तुमने रिसर्च किया था ये? मैंने बोला नहीं, मैंने नॉवेल लिखने के लिए रिसर्च नहीं किया, मैं इससे गुजर रहा हूँ तो मैंने कोशिश की कि इसको लिख सकूं। तो इस समझ के साथ हम लोग जी रहे हैं, लेकिन सारी निराशाओं के बाद मुझे लगता है कि ये द्वंद्व, ये हताशा
और द्वंद्व और रचनात्मकता सहोदर ही है। मैंने किसी अच्छे लेखक को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं देखा, हमेशा कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं, मैंने अक्सर अच्छे लेखकों को संशय से भरे हुए देखा है, और जिनको नहीं देखा है जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें से ज्यादातर की रचनाएं पढ़ने लायक मैंने नहीं पाई हैं। तुम इस द्वंद्व को लेकर किसी इंफीरियरिटी में या किसी परेशानी में नहीं, मुझे इस द्वंद्व को अब, हाँ, शुरू में ऐसा लगता था कि क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ। ज्यादातर सवालों के जवाब धीरे 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 लिखते लिखते मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो अपने आप अंदर से एक शांति आ जाती है। वो शांति बोलती है कि जिसके लिए लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, जिस वजह से भी लिख रहे हो, सारे का जवाब एक ही है कि लिखना उपचार है। इस भयानक समय के प्रतिकार का, इस भयानक समय ने जो घायल किया है, और मेरी व्यक्तिगत चीज है, उसको अगर कोई पढ़ता है उसको भी अच्छा लगता है, तो ये मेरी एक्स्ट्रा उपलब्धि है। मैं बहुत खुश होता हूँ, हर लेखक की तरह मुझे भी पाठक चाहिए, प्रशंसक चाहिए, तारीफें चाहिए, लेकिन यही पहले चाहिए थी। जब मैंने शुरू किया था लिखना, लेखक बनने के पीछे जो 23-24 साल की उम्र में जो भावना थी वो यही थी कि मुझे ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा लोग मेरी तारीफ करें और बोले कि ये भीड़ से निकलता हुआ आदमी जो सबकी तरह इडियट दिख रहा है, ये कुछ अलग है। लेकिन इन 20 सालों में मुझे ये समझ में आया, और ये मेरे द्वंद्व ने ही मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया कि अब मैं ऑलमोस्ट समझ चुका हूँ, पूरी तरह से तो नहीं, कि मैं किसके लिए लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ। और अब इस द्वंद्व को लेकर मैं बिल्कुल भी द्वंद्व में नहीं हूँ। एटलीस्ट इस समय जब मैं खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ, मैं लिखने जाऊंगा तो मुझे फिर पता है कि ये सब चीजें होंगी। धन्यवाद। धर्मवीर भारती का 25 दिसंबर से जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होना है। अंधा युग की जो पहली पंक्ति थी भूमिका में, उन्होंने लिखा कि अंधा युग में नहीं लिखता यदि इसका ना लिखा जाना संभव होता। लगभग उसके इर्द गिर्द विमल भाई बात कर रहे थे कि लेखक के लिए अंततः वो जो फांस गड़ी है उसके दिल या दिमाग में कहीं, उसे खींच निकालना उसके लिखने की पहली शर्त होती है। फिर बाद में वो कहीं पहुंचे तो मैं भाग्य जैसे शब्द को नहीं मानता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तो भाग्य ही थोड़ी देर के लिए कह दे, तो ये उसकी पहुंच के अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन पहली शर्त तो उसी फांस को निकालना है, और उसी प्रक्रिया में ही तमाम लोग लिख रहे होते हैं। और सफलता, कीर्ति, उसके तमाम व्यवसाय, इस पर तो इतनी बातें हुई है कि उसकी ओर इशारा करना फिलहाल जरूरी नहीं है। बहरहाल एक बहुत समृद्ध वक्तव्य था विमल चंद पांडे का, उसके लिए उनको धन्यवाद। हमारे पास अभी 15-20 मिनट का समय और है। 6:15 से हम चाय वाला सत्र शुरू करना चाहते थे, तो लगभग इस 20 मिनट में हम लोग कुछ सवाल जवाब भी कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल हो, प्रतिव्याख्यान ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। इलाहाबाद में ऐसा होता है कि सवाल आते और एक नया पैरेलल व्याख्यान ठोक के चले जाते हैं, तो नहीं मालूम यहाँ शांति निकेतन में इसकी क्या स्थिति है। तो कुछ छोटे सवाल आए और जवाब उसके दिए जाए तो शायद बेहतर होगा। ये 20-25 मिनट जो हमारे पास है उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। तो आप में से ही आमंत्रित है इस 20 मिनट का, और हम रचनात्मक कुछ उपयोग करें। कोई सवाल पूछना चाहता है तो आए, और जिससे सवाल पूछना चाहता है उसकी ओर भी उसका नाम भी ले ले तो सहूलियत होगी। सभी को प्रणाम। मेरा एक अविनाश भैया से एक सवाल है कि कविता किस तरीके से लिखी जाए जिससे कि वो प्रामाणिक हो और भविष्य के लिए हम एक मार्गदर्शन भी ले सकें। धन्यवाद। बात है वीरेंद्र भगवान की एक कविता बनती है कि एक कवि और कर ही क्या सकता है, सही बने रहने की कोशिश के सिवा। आप सही बने रहने की कोशिश करिए, लिखते पढ़ते रहिए, लिख लेंगे कविता। बाकी ऐसा कुछ हकीम लुकमान का नुस्खा नहीं है मेरे पास। सही बने रहने की कोशिश कीजिए और जितना स्टैंड ले सकते हैं चीज़ों के प्रति वो लीजिए। और आप अच्छी जगह पर हैं, अध्ययन कर रहे हैं शांति निकेतन, जानिए। और मैं अपना एक आपको पुराना अनुभव बताऊं। मैं 19 साल का था और दिल्ली में केवल एक ही शख्स से मिलना चाहता था, वो थे विष्णु खरे। तो विष्णु खरे के पास में गया था तो मैंने भी यही पूछा था
कि सर कविता लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो उन्होंने कहा था देखना। तो मैंने कहा थोड़ा बताइए देखना। उन्होंने कहा कि देखो, अपने आसपास देखो, चीज़ों को देखो, किताबों को देखो, सिनेमा को देखो। तो देखना मतलब एक आँख से देखना ही नहीं होता है, अपने अंदर देखना, बाहर देखना। तो और ये समाज आपके साथ क्या कर रहा है, आप समाज के साथ क्या कर रहे हैं? विमल भाई ने बहुत अच्छा बताया मानसिक। लेकिन एक उससे मैं सोच भी रहा था, विमल भाई अलग से मिलेंगे तो पूछूंगा कि हमेशा ये लेखक यही क्यों देखता है कि वो बहुत सताया हुआ है और पीड़ित है। लेखक भी तो बहुत सता रहा है लोगों को, कम नहीं सता रहा है। इतना खराब लिखते हैं कई लोग, इतना अत्याचार करते हैं, लेखकों के अत्याचार की समाज पर कम नहीं है। तो वो लेखकों को भी दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए। तो मेरा यही है कहना। उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं मोहम्मद फिरोज, शांति निकेतन, स्नातक तृतीय वर्ष। मेरा क्वेश्चन है एजाजुल हक सर से। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं तो कहानी किस विषय पे लिखा जाए और कौन सा विषय कहानी लिखने के लिए सही साबित हो, और उसकी शुरुआत कहाँ से करें? कहानी लिखने की शुरुआत कहाँ से की जाए, मतलब ये समझ में नहीं आती है। तो सर से आग्रह है कि वो बताएं। शुक्रिया आपका प्रश्न के लिए। अब कहानी की शुरुआत का क्या है कि कुछ ऐसे मतलब कि जो भी विषय आपको सूझ रहा हो कि इस पे कहानी लिखनी है, तो उसको लगे कि ऐसे शुरुआत करें कि बांध ले पाठक को। और विषय क्या हो? विषय तो यही है कि भाई जो विषय आपको उद्वेलित करे कि ये विषय जो है वो कंटेम्पररी है आज के समय के हिसाब से, और ये सिचुएशन है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी परिस्थितियां हैं उसके वजह से जो भी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं उसको ध्यान में रख के आपको विषय का चुनाव करना है। और ये सबका अपना, हर लेखक का अपना निजी होता है कि वो कौन सा विषय का चुनाव करेगा। जो विषय, मेरा ये मानना है कि लेखक जो होता है उसको कुछ सामाजिक विद्रूपताएं, राजनीतिक विद्रूपताएं या आर्थिक विद्रूपताएं प्रेरित करती है रचना करने के लिए, कि वो विद्रूपताएं जो है वो खत्म हो। तो उसको ध्यान में रख के लेखक रचना करता है। और विषय की शुरुआत ऐसे करना चाहिए कि पाठक को वो बांध सके। यही है मुख्य तरीका कहानी लिखने का। कहानी लिखने की शुरुआत मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स हो जो पाठक को अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें, कि दो चार लाइन ही पढ़ने के बाद लगे कि हाँ इस कहानी को कंटिन्यू रखना चाहिए। मतलब जिज्ञासा पैदा कर दे, आपको आगे का विषय के लिए कौतूहल पैदा करें, कि आप एक लाइन या दो लाइन पढ़ें तो आपके अंदर कौतूहल पैदा हो कि इसको आप जारी रखना चाहिए, आगे क्या हुआ। तो ये तो होना चाहिए कहानी में, तभी पाठक उससे जुड़ेगा। नहीं तो फिर वो लगेगा कि सिर्फ विचार है इसमें, तो फिर वो वैसे नहीं जुड़ेगा, उसको वो कहानी बांध नहीं पाएगा। तो ये है कहानी का मूल मंत्र कहानी लिखने का। और कोई प्रश्न? चलिए, शुक्रिया आपका। किस प्रकार से होना चाहिए? और कहानी का अंत का क्या है कि मतलब कि कहाँ पर होना चाहिए? हाँ, कहानी का ये है कि आपको लगे कि यहाँ पे पाठक जो है क्लाइमेक्स हो गया, मतलब कि एकदम से उसकी भावनाएं जो है, जो आप शुरुआत किए थे, जिन भावनाओं को लेकर आप चले थे, वो एकदम से वहां जाके चरम एक उसका प्राप्त हो जा रहा है, वहां कहानी का अंत कर देना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो कहानी का अंत कर रहे हैं वो पाठक को सोचने के लिए स्पेस देकर अंत कर रहे हैं, या फिर उसका सुखद अंत कर रहे हैं, सुखांत कर रहे हैं कहानी का, या क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिन सामाजिक विद्रूपताओं को लेकर आप, राजनीतिक विद्रूपताओं को लेकर आप कहानी का रचना कर रहे हैं, तो वो एक चरम बिंदु पे जाए, मतलब कि उसको सोचने का स्पेस दे अंत में, कि पाठक एकदम से सोचने पर विवश हो जाए कि आगे का क्या, आगे का सस्पेंस भी हो सकता है कि आगे क्या हुआ होगा, उसको सोचने के लिए स्पेस भी मिल सकता है। तो ये है। पात्र की सजावट किस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि कहानी और प्रेमचंद के जैसे ही पात्र की सजावट का क्या है कि अब कहानी का कहने का कई तरीके हैं। आप प्रेमचंद की शैली में भी कह सकते हैं, अज्ञे की शैली में भी कह सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की शैली में भी कह सकते हैं, या फिर अपना कोई नया फॉर्मेट भी बना सकते हैं। तो कहानी के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स शैली नहीं है। आप जिस जैसे कहने में कंफर्टेबल हैं, आपको लगे कि आपकी जो बातें हैं, आपने जो सोचा था, थॉट प्रोसेस में जो भी बातें आपने सोची थी, वो बातें अभिव्यक्त हो रही हैं। अब वो जिस माध्यम से हो रही हैं वैसे ही आपको कहानी कहनी है।
तो कहानी की सभी विधाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, ये मैं प्रश्न करता हूँ। सभी विधाओं का मतलब सर जैसे कि कहानी निबंध सब चीज एक ही कहानी में मतलब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। कहानी की जो विधा है वो अलग विधा है। अब उपन्यास जैसे उसमें छूट नहीं दे सकते हैं। कहानी में एकदम एक्यूरेट उसमें रहना चाहिए कि आप जिस पॉइंट को कहना चाह रहे हैं, जिस बिंदु को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वो चीज स्पष्ट हो। उसके अलावा बहुत सारी बातें उसमें आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातें कहेंगे तो बहुत फैलाव आएगा, तो कहानी में एक बिखराव दिखेगा, तो कहानी फिर वैसे बांधने में सक्षम नहीं हो पाएगी। जैसे कि जब संपादक के पास भेजते हैं तो वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो गुस्सा होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो इसके लिए आपको निरंतर अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। क्राफ्ट ऐसा हो कि संपादक को भी कन्विंस करे। क्राफ्ट पे निरंतर काम करना होगा, और क्राफ्ट एक दिन की चीज नहीं है। क्राफ्ट पे आपको नियमित रूप से काम करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें सुधार रहेगा। वेलकम, धन्यवाद।